ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इस सफ़र में हमने मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण तक पढ़ लिया है। आज बारी है मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत को शुरू करने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को, वो भी बिना किसी देरी के। दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश के लोगों ने राज किया। कौन कौन से थे वो 5 वंश? पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। तो दोस्तों, इनके सीक्वेंस को आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है गुल खिले तो सांस लो। गुल का मतलब होता है गुलाम वंश, खिले का मतलब खिलजी, तो का मतलब तुगलक, सांस का मतलब सैयद और लो का मतलब लोदी वंश। तो दोस्तों, आप इनके सीक्वेंस के साथ साथ इनके डेट्स को भी मेमोराइज करने की कोशिश करिए। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश था और 1526 ईस्वी जब दिल्ली सल्तनत का अंत माना जाता है, उस समय लोदी वंश था। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में जो भी हम इतिहास में पढ़ते हैं, वो दिल्ली सल्तनत को रूप में पढ़ते हैं। तो इतिहासकारों के मत से 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत हिंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक सुल्तानों का जो राज्य रहा है, उसी को ही दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था, जबकि अंतिम वंश लोदी वंश था। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं गुलाम वंश को। ध्यान से पढ़िएगा, ये 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके संतानहीन होने के कारण उसके साम्राज्य को उसके 3 गुलामों में बांट लिया गया। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर को ध्यान से पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध आक्रमण किया था, जो कि इनका अंतिम आक्रमण था, उसके बाद ये वापस जा रहे थे, तो खोखर जाति के लोगों ने ही मोहम्मद गोरी को धोखे से 1206 ईस्वी में नमाज पढ़ते समय मार डाला। जब ये नमाज पढ़ रहे थे तो खोखर जाति के लोगों ने इन्हें धोखे से मार दिया। और वो कौन सा ईयर था? 1206 ईस्वी चल रहा था उस समय। तो 1206 में ये मर गए। इसके बाद इनका कोई संतान था नहीं, तो इन्होंने अपने जो 3 प्रमुख गुलाम थे उनमें इनका पूरा साम्राज्य बांट दिया गया। कौन कौन से थे वो 3 प्रमुख गुलाम? उसमें थे यल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। यल्दौज को तो गजनी का राज्य दे दिया गया, कुबाचा को सिंध और उच्च जिसे हम मुल्तान कहते हैं उसका क्षेत्र दे दिया गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय राज्य क्षेत्रों पर अधिकार दे दिया गया। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें आपको बता रखी हैं। अब हम देखते हैं गोरी के विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के युद्ध के बाद भारत में राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गोरी का जितने भी दास थे, उसके बहुत सारे दास थे, उसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे विश्वास पात्र दास था। तराइन के दूसरे युद्ध में इसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। ठीक है, और जब ये तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी जीत गए तो इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्य विस्तार करने के लिए बहुत सारे राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी और इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई राज्य विस्तार करने में। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी द्वारा खरीदा गया एक गुलाम था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की नींव डाली उसे गुलाम वंश कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप अब आपको गुलाम वंश इसका नाम क्यों पड़ा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। गुलाम वंश को मामलूक वंश, दास वंश तथा अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश के शासकों का क्रम निम्नवत है। तो दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है वो गुलाम वंश के शासकों का क्रम है। सबसे पहले आए कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आए आराम शाह, उसके बाद आए इल्तुतमिश, उसके बाद आए फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, महमूद शाह बलबन,
कैकुबाद और सबसे लास्ट में आए क्यूमर्स। ये था एक सीक्वेंस गुलाम वंश के राजाओं का। 11 राजा हुए हैं गुलाम वंश में, ठीक है। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य इस वंश में उपरोक्त शासक हुए हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान तथा बलबन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इन वंश के शासकों का क्रम था उसमें हमने देखा कि 11 शासक थे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे, जिन्होंने अपने राज्य को बहुत ही ज़्यादा फैलाया, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। इन्हीं के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो भी इन्हीं के बारे में बनते हैं। कुल 11 शासकों में से 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ही दास थे। 11 में से 8 लोग तो दास नहीं थे, लेकिन 3 ही लोग दास थे। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। जबकि मैंने ऊपर अभी बताया कि 4 लोगों के बारे में ही मेनली हमें पढ़ना है, उसमें से 3 तो दास ही हैं। तो जो मेन लोग थे, ठीक है, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है, वो तो बेचारे दास ही थे, ठीक है। लेकिन सत्ता ग्रहण करने से पहले उन्हें अपने दास्तां से मुक्त कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि वो दास के रूप में राजा बने। जब वो सुल्तान बने, राजा बने, ठीक है, शासक बने, उस समय उनको उनके दास्तां से मुक्त कर दिया गया था। हबीबुल्लाह ने इस वंश को सर्वप्रथम मामलूक वंश के नाम से पुकारा। तो दोस्तों, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मामलूक वंश, इसी को कहते हैं ना हम लोग, इसको कहते, मैंने आपको बताया था कि दास वंश, गुलाम वंश, मामलूक वंश, सारे वंश का नाम, इसी को सारे वंश के नाम से जानते हैं। तो जो मामलूक वंश है, उस वंश का नाम सर्वप्रथम हबीबुल्लाह ने किया था, ठीक है। हबीबुल्लाह एक्चुअली क्या है? एक हिस्टोरियन थे। मिस्र में, जैसे अभी हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे ही मिस्र में एक समय ऐसा रहा है जहाँ पर गुलामों ने राज किया है। जैसे इस समय गुलाम वंश में हम देखेंगे कि गुलामों ने राज किया है, ऐसे ही मिस्र में एक जगह था जहाँ पर गुलामों ने राज किया था। तो उस जगह वाले राज को मामलूक वंश के नाम से जाना जाता था। तो जब भारत में बिल्कुल सेम चीज़ घटी तो उसको मामलूक वंश का नाम दिया गया हबीबुल्लाह के द्वारा, ठीक है। और इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड नेम है ये। पहले इसको दास वंश के नाम से रखना जाने की कोशिश किया जाने लगा, लेकिन दास वंश को इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। फिर बाद में ये हुआ कि इसको अलग अलग वंश के रूप में पढ़ा जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम 3 वंश में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कुतुबी राजवंश के बारे में, एक है शमशी राजवंश के बारे में, और एक बलबनी राजवंश के बारे में। तो ये भी आया कि इसको कुतुबी, शमशी और बलबनी अलग अलग पढ़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसलिए बाद में बोला गया कि नहीं, इसको एज ए होल ही पढ़ना सही होगा। तो इसलिए लास्ट में इसका गुलाम वंश नाम फेमस हुआ और हबीबुल्लाह के द्वारा दिया हुआ मामलूक वंश भी उतना ही ज़्यादा फेमस हुआ। तो मामलूक वंश में 3 वंश आते हैं। कुतुबी राजवंश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, ये कुतुबी राजवंश में आते हैं। शमशी राजवंश की बात करें तो इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और महमूद शाह, ये सारे शमशी राजवंश में आते हैं। और बलबनी राजवंश में गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स, ये आते हैं बलबनी राजवंश के बारे में। तो दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि रजिया सुल्तान किस वंश के थे, तो आपको बताना है कि वो शमशी राजवंश के थे। बलबन किसके थे? तो बलबनी राजवंश के थे। तो दोस्तों, अगर ये आपको पता होगा तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए फिर अगला देखते हैं। गुलाम वंश के कुल 11 शासकों ने 84 ईयर्स यानी कि 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया, ठीक है। 84 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया। दोस्तों, अब हम देखते हैं गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किए। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश के प्रथम शासक थे। इन्हें गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में भी जानते हैं और इन्हीं के साथ साथ इसे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। गुलाम वंश की बात करें तो ये भी इसी ने शुरू किया और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो भी इसी ने शुरू किया, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का और गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं। दोस्तों, यह एक कुतुबी जनजाति का तुर्क था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये कौन सी जनजाति का था, तो आपको बताना है कि यह कुतुबी जनजाति का था। बचपन में इसे निशापुर के गाजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी
ने एक दास के रूप में खरीदा था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि पहले दास प्रथा बहुत चलती थी। जैसे क्या होता था, कुछ लोग अनाथ होते थे या बहुत गरीब होने के कारण कई बार क्या होते थे, अपने आप को वो लोग बेच देते थे, एक दास के रूप में बेच देते थे। तो उस समय दास को खरीदने की बहुत ज़्यादा प्रथा थी। लोग क्या करते थे, दास को बालक के रूप में ही खरीद लेते थे। इसके बाद में उसको बहुत ही ज़्यादा पढ़ाते थे, लिखाते थे, युद्ध कला में और हर चीज़ में बिल्कुल निपुण बनाते थे। संगीत में जो भी चीज़, जितना भी टैलेंट था सब उसके अंदर डाल देते थे। उसके बाद में उसको हाई रेट में बेचा जाता था। जैसे आज होता है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही उस समय इसमें लोग इन्वेस्ट करते थे। बहुत सारे दास होते थे उनके पास, दास को बचपन में ही खरीद लेते थे और उन्हें अच्छी तालीम देकर आगे एक बहुत ही सज्जन पुरुष या फिर बहुत बड़े योद्धा बना देते थे, जो कि आगे उनको दूसरे लोग खरीद लेते थे अच्छे दामों में। तो ये होता था उस समय। तो यही हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से निसापुर के गाजी, जिनका नाम था फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी, इसने एक दास के रूप में खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। काजी ने उसकी देखभाल उचित ढंग से की और सभी शिक्षाओं जैसे युद्ध कला, धनुर्विद्या, घुड़सवारी आदि में पारंगत कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण उसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम कुरान खां भी है। और क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही सुरीले स्वर में, जब ये कुरान पढ़ता था तो बहुत ही ज़्यादा सुरीले स्वर में पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से जाना जाने लगा। बाद में उसे निशापुर से गजनी लाया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से होते थे दास, तो अब क्या हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो गए, इनको सारे युद्ध कला, शिक्षा, हर तरीके की शिक्षाओं से ये पारंगत हो गए। अब इन्हें निशापुर से गजनी लाया गया बेचने के लिए। अब वहाँ जब मोहम्मद गोरी ने इसे देखा तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने तुरंत ही अच्छा दाम देकर निशापुर का जो ये था ना काजी, उससे इसको खरीद लिया। तो अब हम आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी प्रतिभा, लगन व ईमानदारी के बल पर कम ही समय में मोहम्मद गोरी का विश्वास पात्र बन गया। गोरी ने उसे आमिर ए आखूर यानी कि अस्तबल का प्रधान बना दिया। तो दोस्तों ये कई बार आता है क्वेश्चन कि जब मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था तो उसे कौन सा पद दिया था अपने राज्य में? तो आपको बताना है कि अमीर ए आखूर यानी कि उसे अस्तबल का प्रधान बना दिया था। दोस्तों इसका दूसरा नाम हातिम ताई भी था। आप कई जगह देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अपनी उदारता के कारण इसे ऐबक तथा दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श यानी कि लाखों को देने वाला कहा जाता है। तो दोस्तों जो इसका ऐबक है, कुतुबुद्दीन तो इसलिए नाम है क्योंकि वो कुतुबी जनजात जात का है, और जबकि ऐबक क्यों नाम पड़ा इसका? इसकी उदारता के कारण। इसकी उदारता के कारण इसे ऐबक कहा जाने लगा और दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाने लगा। दोस्तों ये क्या था, दान बहुत देता था, लाखों दान में दे देता था, तो इसीलिए इसे लाख बख्श कहा गया, लाखों को दान देने वाला। दोस्तों मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत का विजित क्षेत्र प्राप्त हुआ। तो मोहम्मद गोरी ने जो भी क्षेत्र जीते थे उसमें से बहुत ज़्यादा हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। ठीक है, यह एक विशाल क्षेत्र था जिसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, लखनौती तथा बिहार के क्षेत्र सम्मिलित थे। इतने सारे क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को मिले। कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध व मुल्तान का क्षेत्र छोड़कर लगभग पूरा ही हिस्सा भारत का प्राप्त हो गया था। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के बड़े भाई गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र पाने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के अमीर और विशिष्ट जनों के द्वारा राज्याभिषेक किया गया। तो दोस्तों अभी तो ये गुलाम ही थे, 1206 ईस्वी में वो मर गए और 1206 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, लेकिन अभी तक ये थे गुलाम ही। लेकिन 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के जो बड़े भाई थे जिनका नाम था गयासुद्दीन महमूद, उनसे मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद में ये अपने दास्तां से मुक्त हो गए और लाहौर के
अमीर लोग जो थे, विशिष्ट लोग, उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे कि जो सुल्तान हुए हैं, यानी कि जो शासक हुए हैं, उनसे ज़्यादा तो वहाँ के अमीरों की चलती है। ठीक है, अभी आप बहुत जगह देखेंगे कि अमीर और विशिष्ट जन के द्वारा रजिया सुल्तान को हटा दिया गया, इनके द्वारा इल्तुतमिश को ये पावर दे दी गई। तो कई बार आप देखेंगे कि अमीर और विशिष्ट लोगों की यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ठीक है, तो उन्हीं लोगों ने इनका राज्याभिषेक किया। राजगद्दी पाने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के अन्य दासों से थी। अब दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, गोरी के जो अन्य दास थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक से चिढ़ने लगे, उनसे जलन करने लगे। वो ये सोच रहे थे कि मोहम्मद गोरी का इतना बड़ा क्षेत्र मोहम्मद गोरी ने जीता था, वो सारा का सारा कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्यों मिल रहा है, हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है। उनके अन्य दास ये सोचने लगे। तो अब राजगद्दी पाने के बाद में ऐबक के सामने सबसे बड़ी समस्या गोरी के अन्य दासों से थी। वे भी उस राज्य में से कुछ हिस्सा चाहते थे, वो भी चाहते थे कि उन्हें भी कुछ हिस्सा मिले, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया है। उनके अन्य दास जिससे ज़्यादा खतरा था उसका नाम था ताजुद्दीन यल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो को देख रखा है तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी का क्षेत्र दिया गया था, जो मोहम्मद गोरी ने जीता था ना, वहाँ का ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी का क्षेत्र दे दिया गया और नसरुद्दीन कुबाचा को सिंध व मुल्तान का क्षेत्र दे दिया गया। ठीक है, ये क्षेत्र दे दिया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा भारतीय राजवंशी दे दिया गया। तो गोरी के अन्य दासों से अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए तथा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने वैवाहिक नीति का सहारा लिया। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को यह डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुबाचा और यल्दौज आके हमारे राज्य पर आक्रमण कर दें और हमें परेशान करें और हमारे राज्य को छीन ले। इसको ये डर हमेशा लगा रहता था। अब ये सोचता था कि मैं कैसे अपनी स्थिति को मजबूत करूं, स्टेबिलिटी लाऊं अपने राज्य के अंदर, अपने राज्य को हमें इन लोगों से कैसे बचाऊं। तो इसलिए उसने वैवाहिक नीति का सहारा लिया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, वैवाहिक नीति में देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दौज की पुत्री से विवाह किया। तो जो पहला दास था जिसके बारे में मैंने बताया, ताजुद्दीन यल्दौज, जिसको कहाँ का क्षेत्र दिया गया था, उसका गजनी का क्षेत्र दिया गया था ना, तो उसकी जो बेटी थी, उसकी पुत्री, उसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह कर लिया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक की सिस्टर थी उसका विवाह नसरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया गया। और जो उसकी पुत्री थी उसका विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप 3 विवाह देख सकते हैं। वैवाहिक नीति का सहारा लेते हुए इन्होंने यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया, अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया, ताकि इनका राज्य अब सुरक्षित रहे। जिनसे खतरा था उनसे तो वैवाहिक संबंध बना लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, यह केवल मलिक और सिपा सलार की उपाधियों से अपने आप को संतुष्ट रखा। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी, मलिक की उपाधि और सिपा सलार की उपाधि, इसी से इसने अपने आप को संतुष्ट रखा। इसने कभी भी सुल्तान बनने की कोशिश नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसके राज्य में हसन निजामी तथा फ़क्र ए मुदब्बिर नाम के विद्वान रहते थे। ये 2 विद्वान इसके राज्य में रहते थे। हसन निजामी की रचना है ताज उल मासिर, जबकि फ़क्र ए मुदब्बिर की रचना है तारीख़ ए मुबारिक शाही। ये 2 रचना आपको ज़रूर जानना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई। तो जो इन्होंने राजधानी बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उन्होंने लाहौर को बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद का नाम बताइए, तो आपको बताना है कुव्वत उल इस्लाम। कुछ इतिहासकारों के अनुसार
यह मस्जिद 27 जैन व विष्णु मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर ये मस्जिद है सबसे पहले वहाँ पर 27 जैन और विष्णु के मंदिर थे, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया और वहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम नाम की मस्जिद बनवा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित चौहान कालीन किला ए राय पिथौर नामक दुर्ग के निकट एक शहर का निर्माण कराया, जिसे दिल्ली के 7 शहरों में पहला शहर कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो चौहान कालीन किला ए राय पिथौर था उसके पास में एक शहर का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उस शहर को पहला शहर कहा जाता है। ठीक है, 7 शहरों में पहला शहर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार की पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे यहाँ पे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसकी याद में कराया, तो एक संत थे, चिश्ती संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल का ही निर्माण कराया था। दोस्तों कुतुब मीनार की आज के समय में 5 मंजिलें हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल उसकी पहली मंजिल का ही निर्माण कराया था। अगली 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली मंजिल का निर्माण किसने किया तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक, और आपको बताना है कि अगले 3 मंजिल यानी कि 2nd, 3rd और 4th फ्लोर किसने बनवाया, तो आपको बताना है इल्तुतमिश ने। 1369 ईस्वी में उस पर बिजली गिरने के कारण मीनार की ऊपरी मंजिल यानी कि 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इस क्षतिग्रस्त मंजिल की मरम्मत कराई। ठीक है दोस्तों, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पहला जो मीनार था, ठीक है, पहली मंजिल थी, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल को किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया, और 1369 ईस्वी में उसमें बिजली गिर गई थी, जिसके कारण चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, और उसकी जो मरम्मत कराने का काम था वो कराया फिरोज शाह तुगलक ने, और इसके साथ ही साथ उन्होंने इसकी 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया। तो दोस्तों यहाँ देखा आपने क्या हो रहा है कि जब 1369 ईस्वी में बिजली गिरी और उसके क्षतिग्रस्त हो गया, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसका रिनोवेशन कराया, उसको मरम्मत कराया, और साथ ही साथ उसकी 5वीं मंजिल का भी निर्माण करा दिया। 1505 ईस्वी में भूकंप की वजह से मीनार को क्षति पहुंची। अब एक बार फिर से 1505 ईस्वी में भूकंप के कारण उस मीनार को क्षति पहुंची, लेकिन सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवा दी। कुतुब मीनार का प्रयोग सर्वप्रथम अजान के लिए किया जाता था। सबसे पहले इसका जो यूज़ था वो अजान के लिए किया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां, लाख बख्श, हातिम ताई के साथ साथ पीर बख्श तथा हालिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के कितने सारे नाम हैं। उसके नाम हैं कुरान खां, लाख बख्श, हातिम ताई, पीर बख्श, हालिम द्वितीय। इन सभी नामों से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ा के युद्ध के दौरान खरीदा था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी सबसे पहली बार जब उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था अनिलवाड़ा पर, तो वहाँ हार गए थे, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसी अनिलवाड़ा पर खुद आक्रमण किया और उसको जीत लिया। तो जब अनिलवाड़ा के युद्ध करने जा रहे थे उससे पहले इन्होंने इल्तुतमिश को खरीदा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे खरीदा, इल्तुतमिश को 1197 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। दोस्तों 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए। और कैसे मरे, जब ये चौगान खेल रहे थे और उस समय ये घोड़े से गिर गए। दोस्तों चौगान एक पोलो की तरीके से गेम होता है, जैसे आजकल पोलो होता है ना, वैसे उस समय चौगान होता था। इसमें क्या होता था, घोड़े पर सवार होकर आपको बॉल को मारना होता था। तो उस समय क्या हुआ कि घोड़े से ये चल रहे थे, उसी समय गिर गए। जब ये मरे उस समय ये लगभग 60 वर्ष के हो चुके थे, इसीलिए घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ही दफना दिया गया।
तथा वहीं पर एक मकबरा भी बनवाया गया। तो मरने के बाद में इन्हें कहाँ पे दफना दिया गया? लाहौर में ही, ठीक है, और एक मकबरा भी बनवा दिए। तो दोस्तों यहीं पर अब कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो गई। अब हम अपना लेक्चर भी यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का लेक्चर ज़रूर अच्छा लगा होगा। पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत और पूरा मेडिवल हिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। तो हमारे साथ पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।